Assalamualaikum students, this is your lecture for the history and you need to open the next chapter, which is Mughal Empire consolidation. Okay, so open the books in front of you and I will give you a precise review for the topic. The topic which we are going to discuss today is Mughal Empire consolidation. Consolidation का मतलब होता है यूनाइट हो जाना, मर्ज हो जाना, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाना. ठीक है, वी हैव डिस्कस ज़हीरुद्दीन बाबर बिफोर और हमने उसकी सारी जो थी कन्क्वेस्ट भी डिस्कस की थी, उसका बैकग्राउंड, उसकी सब चीज़ें डिस्कस की थी, सक्सेसर डिस्कस किया था, उसकी जो बैटल्स थी वो डिस्कशन की थी. तो वी नो कि अब हम डिस्कस करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. ठीक है, मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन में हम डिस्कस करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. सो ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव राइट द key points here. I have make tiny notes over there. You can have a look and I'm sure that you will understand. So let's begin the lecture today. So first of all, आप सबको पता है कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर था उसका बेटा कौन था? हुमायूं. हुमायूं जो था वो उसका सक्सेसर भी था और उसने ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद तख्त संभाला था. राइट, हुमायूं के बारे में भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि उसकी डेथ कैसे हुई थी. सबको याद होना चाहिए कि कैसे हुई थी हुमायूं की डेथ. लाइब्रेरी से गिर के हुई थी, स्टेयर से गिर के ज़ख़म की वजह से. सो वी आर डिस्कसिंग टुडे जलालुद्दीन अकबर. ओके, तो वट एवर इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू is it would be an additional information apart from the lecture as well, so make sure you listen it carefully and it would be much better if you make your own notes out of this lecture. Okay, सबसे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो टाइम पीरियड था, जो टेन्योर था उसका, वो क्या था? 1556 AD से लेकर 1605 AD तक. AD मैंने सबको पहले बताया था कि AD क्या होता है, कि जो जीसस क्राइस्ट का ईयर होता है उसके 2000 बाद का जो ईयर है उसके बाद वो जो ईयर को काउंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? AD. यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ को क्रिश्चियंस मानते हैं कि उनकी बर्थ के 2000 साल बाद जो काउंटिंग शुरू होती है सालों की, उसको AD कहते हैं. ठीक है, ओके. सो लेट्स बिगिन. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था बेसिकली वो क्या था? हुमायूं का बेटा था और किसका पोता था? ग्रैंड सन था ज़हीरुद्दीन बाबर का. जलालुद्दीन वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर एंड वॉज द सन ऑफ हुमायूं. और ही वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर 1542 को पैदा हुआ था वो. और डेट इसमें नहीं दी हुई, बट दैट्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू. दीज आर द डेट्स मेंशन ओवर देयर. तो वो 1542 AD में पैदा हुआ था 23 नवंबर को. और हुमायूं को उन दिनों रिसेंटली किससे डिफीट हुई थी? शेर शाह सूरी से. ठीक है, हुमायूं को उन दिनों रिसेंटली डिफीट हुई थी. और ये यहाँ पर कहा जाता है कि इंटरेस्टेड नहीं था जलालुद्दीन अकबर जो था पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी. उसको दिल करता था कि मैं जंगें करूँ, मैं लड़ाइयाँ करूँ और मैं जो है तलवारबाजी सीखूँ और इस तरह की चीज़ें सीखूँ, लेकिन एजुकेशन में उसका कोई ध्यान नहीं था. उसके बाद जब उसको डिफ़ीट हो गई थी हुमायूं को एट दैट टाइम, तो उन दिनों काफ़ी बुरे हालात थे. ठीक है, सबसे पहले हुमायूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम रखा गया था बदरुद्दीन अकबर, लेकिन उसको चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया था? जलालुद्दीन अकबर. बदरुद्दीन अकबर से चेंज करके जलालुद्दीन अकबर रख लिया था उसका नाम. अच्छा, अब वो कहते हैं कि हुमायूं की डेथ हो गई थी 8 मंथ्स के बाद. यानी मुग़ल एम्पायर के जो एग्जिस्टेंस में आने के 8 मंथ्स के बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी. और अकबर उन दिनों कितने साल का था? 14 ईयर्स का था जब उसको एंथ्रोन्ड किया गया. तो अकबर वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड. यानी जब उसको एक्सेशन की गई, जब तख्त नशीनी की गई थी, तो ही वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड. आगे पढ़ते हैं. अब वो डिस्कस करते हैं कि क्रूशियल इश्यूज़ क्या क्या आए थे जब उन्हें एक्सेशन मिली थी अकबर को, तो क्या क्या हुआ था. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. अकबर को एंथ्रोन किया गया था 14 फरवरी 1556 AD में बैराम ख़ान ने. बैराम ख़ान जो था वो बहुत ही माना जाना एक उस्ताद भी था और एक बहुत अहम मिनिस्टर भी था हुमायूं का. उसने इसको यानी एंथ्रोन किया था और वो राइट हैंड बन गया था उसके बाद जलालुद्दीन अकबर का. बहुत क्लोज उसके रहने लग गया था. ठीक है,
तो द टाइम वॉज टफ इन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा जो था टाइम टफ था। और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स जो थे ना, जैसे कि सिंध, कश्मीर, दक्कन, उड़ीसा, गोंदवाना, जो ये सारे पार्ट्स जो थे ना, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे। यानी ये कोई बादशाह नहीं मानते थे और कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, और कोई भी हिस्सा नहीं मानता था, यानी बादशाह को नहीं मानते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि ना इनकी जो थी अकबर की जो जलालुद्दीन अकबर की जो फोर्स थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतनी, यानी उनका इतना रोब नहीं था इन सब एरियाज़ पर, तो उसकी फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं थी। और जो जितने भी थे वो रेवेन्यू आता था वो इतनी अमाउंट नहीं होती थी कि वो अच्छे तरीके से अपना कर सके और अपनी सल्तनत को चला सके। और इतनी ज़्यादा डिसऑर्डरमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि वो सही तरह से पॉलिटिकली सही नहीं हो रहा था जो इलाके थे, जैसे जलालुद्दीन अकबर ने एंथ्रोन्ड हुआ था। When Jalaluddin Akbar was enthroned and he looked at it and he thought that he was not able to have the full power of these areas, वो इन एरियाज़ की फुल पावर अपने हाथ में लेने के काबिल भी नहीं था। लेकिन एक्सीलेंट सुपरवाइजन उसको किसकी मिली? बैराम खान की। ठीक है, बैराम खान की एक्सीलेंट सुपरविजन की वजह से उसने बहुत ज़्यादा एरियाज़ को कंकर कर लिया। ठीक है, इससे पहले कि वो उन एरियाज़ को कंकर करता, एक इशू आया था, ठीक है, विच इज़ नोन एज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हेयर इट इज़। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 एडी में, यानी जैसे जलालुद्दीन अकबर एंथ्रोन्ड हुआ था साथ ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गई थी। और ये क्यों हुई थी मैं बताती हूँ आपको। जो हेमन बकल था, जो कि मिनिस्टर ही था हुमायूं का, जब हुमायूं की तो डेथ हो गई, उसने सोचा कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं किंग बनूँ, क्योंकि मैं मामलात को बेहतर समझता हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड भी हूँ। ये छोटा सा बच्चा इन्होंने क्यों बिठा दिया तख्त पे। तो हेमन ने क्या किया कि उसने जंग लड़नी शुरू की और कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को, यानी उसने उसको कब्ज़ा कर लिया इन दो सिटीज़ पे और कहा कि जी मैं यहाँ का बादशाह हूँ। लेकिन अकबर ने क्या किया कि अपने जो लॉयल चीफ थे और जितने भी अच्छे अच्छे वेल विशर्स थे उसकी उसमें यानी जो सल्तनत में जो भी थे दरबार में, उनको बुलाया और उनके सजेशन से और बैराम खान की सजेशन से उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि दिल्ली पे मार्च करेंगे और दिल्ली पे जाके हमला करेंगे ताकि इसकी हेमन की कंट्रोल कर लें हम, जो भी इसने हरकतें की हुई हैं। तो जब फिर बैराम खान की उसकी वजह से मशवरों की वजह से ये गया और उनकी आर्मीज आमने सामने कन्फ्रंट किया। बोथ आर्मीज जो थी वो एरिड अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के आमने सामने हुई पानीपत में और बहुत ज़्यादा लड़ा। और क्या हुआ कि वो हार गया, हेमन बकल जो था वो हार गया और बैराम खान ने उसको कत्ल कर दिया। बैराम खान ने उसकी ज़िंदगी ले ली और मुगल्स जो थे उन्होंने रीगेन कर लिया दिल्ली और आगरा को। दिल्ली और आगरा इनके पास वापस आ गए जलालुद्दीन अकबर के पास। और हेमन का जो जितनी भी बगावत थी और जितनी भी वो चाहता था कि मैं जीत जाऊँ और मैं बादशाह बन जाऊँ, वो उसके मरने के साथ ही सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है कि जैसे टेरिटरीज ये तो मिल गई थी उसको, और उसके बाद डिसमिसल ऑफ बैराम खान। बैराम खान का डिसमिसल कैसे हुआ था? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1560 AD एक ऐसी डेट है जब बैराम खान का डिसमिसल हुआ था। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। बैराम खान को इन्होंने डिसमिसल किया था, दिस इज़ द डेट। लेकिन आज तक ये बात सीक्रेट है कि ये नहीं पता चल सका कि बैराम खान जो कि राइट हैंड था अकबर का, इसका जलालुद्दीन अकबर का, उसको क्यों डिसमिसल किया गया था, उसको क्यों हटाया गया था ओहदे से और वो क्यों गायब हो गया था, कहाँ गायब हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं पता चल सका, ये तारीख में इस बात की कोई मतलब इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि उसको क्यों हटाया गया था ओहदे से। और उसके बाद जो था अकबर क्या बन गया था? इंडिपेंडेंट किंग, यानी बिल्कुल अकेला किंग बन गया था। देन वी हैव डिफरेंट कन्क्वेस्ट्स ऑफ जलालुद्दीन अकबर के डिफरेंट कन्क्वेस्ट हैं, उसके डिफरेंट जीत हैं, जो इलाके उसने फतह किए थे। ठीक है, उसने किया था एम्बर, जिसको जयपुर भी कहते हैं, 1562 AD। गोंडवाना किया था उसने 1564 AD में। फिर उसने चित्तौड़ किया था 1567 AD में। फिर उसने रैनथैम्बोर और कलिंगर किया था 1569 में और 1570 में। इसने जैसलमेर और जोधपुर भी कंकर कर लिया था। फिर मारवाड़ किया था उसने 1570 AD में। गुजरात उसने किया था 1570 AD में। और गुजरात जो था वो सेंटर था पुर्तगीज़ ट्रेड का, यानी पुर्तगाली जो तजारत थी उसका सेंटर था गुजरात उस टाइम पे। और उसको बहुत ज़्यादा मसला हुआ था ये कंकर करने में और काफ़ी ज़्यादा
कनक्वेस्ट जो थी हो गई थी गुजरात में, क्योंकि उसके रिलेशनशिप जो थे इस्टेब्लिश हो गए थे गुजरातियों के साथ, पुर्तगीज़ लोगों के साथ जो वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। फिर उसने बंगाल किया था कनक्वेस्ट, और बंगाल का ये है कि वो उस टाइम सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता था। 1576 में हुआ था कनकर, ठीक है। और उसको बंगाल को सेंटर ऑफ ट्रेड माना जाता था उस टाइम, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की, ये ज़बरदस्त किस्म की एक स्टेट मानी जाती थी, और अकबर के हिस्से में ये भी आ गई थी ये वाली स्टेट भी। और एंड पे उसने काबुल किया था 1585 AD में, उसने कैप्चर किया था काबुल को, और उसने फिर कश्मीर, सिंध, कंधार, दक्कन और ये सारे जो थे एरियाज़ उसके किंगडम में आ गए थे, और उसकी जो पावर थी वो कंसोलिडेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी अकबर की पावर। ये तो हो गई अकबर की पावर की बात, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स विच वर रिफॉर्म्स बाय द जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने ऐसे कौन से अमेजिंग किस्म के सिस्टम्स थे जो कि इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लिस्ट इट डाउन। सबसे पहले आ जाता है मनसबदारी सिस्टम, सेकंड आप लिखेंगे रिलीजियस स्ट्रैटेजी, और थर्ड पे आ जाता है, थर्ड पे अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, मनसबदारी, रिलीजियस स्ट्रैटेजीज, और थर्ड पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया था रिलेशनशिप विद राजपूत्स एंड हिंदूज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मनसबदारी सिस्टम. So just listen very carefully because it's very easy. I will explain in very easy words and it would be very easy for you to go through the question answers after this. So let's talk about the Mansabdari system. There was a feudal system. Kings used to grant जागीर्स टू chieftains, यानी जो लीडर्स होते थे किंग्स, उनको क्या देते थे, जागीर देते थे. इन रिटर्न दे वर बाउंड टू पे एनुअल रेवेन्यू, उन्हें जागीर दे देते थे यूज़ करने के लिए, और हर साल के एंड पे उन्हें क्या मिलता था, पैसा, रेवेन्यू मिलता था किंग्स को. ही फाउंड मैनी फ्लॉज इन द सिस्टम, मतलब अकबर को बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र आए इस सिस्टम में, और उसने कहा कि भाई ये सिस्टम तो बिल्कुल ठीक नहीं है. और when he got to know that soldiers were more loyal to their lords than a king, he became very frustrated and he wanted unlimited powers in his hands. और उसको जब पता चला कि जो डिफरेंट इलाकों के ज़मींदार टाइप थे, उनके जो गुलाम थे वो बादशाह से ज़्यादा उनके लिए लॉयल थे, तो उसको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि अकबर एक ऐसा बादशाह था जो कि प्राउड था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, और वो चाहता था कि जितनी भी पावर है वो उसके अपने हाथ में हो, ठीक है, और उसके अलावा किसी को भी इम्पोर्टेंस ना दी जाए. ही रिप्लेस दिस ओल्ड सिस्टम विद द मनसबदारी, उसने क्या किया, मनसबदारी बना दिया उसको. अकॉर्डिंग टू हिज न्यू सिस्टम, उसके सिस्टम के मुताबिक एवरी ऑफिशियल सिविल और वेदर एनी अदर मिलिट्री पर्सन वाज असाइंड अ स्पेशल मनसब एंड एम्प्लॉयड बाय द सिविल सिस्टम्स और द इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, यानी हर बंदा जो था उसको क्या दिया गया, डिफरेंट ओहदे दे दिए गए हुकूमत में, ठीक है, बेशक वो मिलिट्री के थे या नॉर्मल बंदे थे. ही क्रिएटेड 20,000 मनसब, यानी उसने 10 से 20,000 मनसब यानी ओहदे उसने बनाए. इफ़ किंग वुड वांट ही हैड अथॉरिटी टू डिस्पोज एनी मनसब एज मनसब वाज नॉट द हेडायट्री, यानी जो मनसब था वो किसी की भी वर्षे में नहीं मिला था और किसी की भी जागीर नहीं थी, तो उसने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जितने भी लोग थे, हर एक ख़ास आम मिलिट्री का बंदा है, आम बंदा है, ज़मींदार है, जो भी है, वो हर कोई ओहदों पे फाइज होगा, यानी गवर्नमेंट जो उसकी सल्तनत के ओहदे थे उस पर फाइज होगा. और उसने क्या किया कि ये किसी की विरासत नहीं होगी, यानी अगर बाप है लेट सपोज किसी ओहदे पे, तो ज़रूरी नहीं उसके बेटे को भी सेम ओहदा ही मिलेगा, तो उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, हर एक को सेम ओहदे दे दिए, ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस स्ट्रैटेजी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट में, कि जो रिलीजियस स्ट्रैटेजीज बनाई थी उसने बाबर ने, जलालुद्दीन अकबर ने, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. सबसे पहले तो वो क्या बताता है अपना, यानी चाइल्डहुड की बात करता है कि जो चाइल्डहुड था उसका वो बहुत ही रिलीजियस इन्वायरमेंट में गुजरा था, ठीक है, इसका जलालुद्दीन अकबर का. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन रिलीजियस इन्वायरमेंट एंड ही वॉज अ लॉयल मुस्लिम. He was attached with his elders and he used to pay visit to tomb of हज़रत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती इन अजमेर. अजमेर में वो एक जो मज़ार था ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके मज़ार पर रेगुलर जाया करता था बचपन में, और वो बहुत ज़्यादा अटैच था बुज़ुर्गों के साथ, बहुत ज़्यादा, यानी उसके लगन थी, लगाव था. इवन उसने एक प्रेयर हाउस भी बनाया था फतेहपुर शिकरी में, उसने एक नमाज़ पढ़ने वाला यानी प्रेयर हाउस भी बनाया था.
और उसने, लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ था कि उसको कुछ ऑब्जेक्शनल प्रैक्टिसेस मिली थी मज़हब में, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने तमाम मज़ाहिब के स्कॉलर्स को, ही कॉल्ड ऑल द स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स एंड सच एज पारसीज होते हैं, जैन्स होते हैं, हिंदूज़ होते हैं, ठीक है। इन सबको उसने बुलाया, इकट्ठे किया और बिठा के उसने उनकी बात सुनी और उसने कहा कि मुझे बताएं अपने मज़हब के बारे में डिटेल से। जलालुद्दीन अकबर ने ये बात की, बट ही वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ उनके मज़हब की बातें सुन के। और उसका दिल किया कि मैं एक ऐसा मज़हब बनाऊं जिसमें तमाम मज़ाहिब के अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स ऐड हो जाएं, ठीक है। सो ही डिज़ायर टू कंबाइन ऑल गुड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल ऑफ द रिलीजन्स। सो ही एनफोर्स्ड दीन इलाही, उसने दीन इलाही बनाया। कब बनाया था उसने दीन इलाही? 1582 सॉरी 15 अकबर इनिशिएटेड हिज एफर्ट टू मिनिमाइज, यानी 1579 में उसने एफर्ट शुरू कर दी थी, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स को मिनिमाइज करने की। और 1582 AD में उसने क्या बना दिया था? दीन इलाही को एनफोर्स कर दिया था। दीन इलाही इसने खुद नाम दिया था उस मज़हब को, ठीक है। उसने अपना ये एक मज़हब बना लिया था। उसने क्या करता था? अब दीन इलाही का क्या मकसद था? देखो कि उसने सब मज़ाहिब से अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स उठाए, यानी हर मज़हब की अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई और एक मज़हब बना दिया, उसको कहा गया दीन इलाही। तो इसमें वो क्या करता था? ही यूज्ड टू टेक ओथ लेता था। मैनी कस्टम्स एंड राइट्स वर अपेंड टू हिज न्यू रिलीजन इंक्लूडिंग, और बहुत ज़्यादा ऐसे रवायात थे जो चेंज कर दिए गए इस नए मज़हब में, जैसे एब्स्ट्रेनिंग काउज मीट, गाय का गोश्त मना कर दिया गया, वर्शिप इबादत की जाती है, प्रोस्टेशन इन फ्रंट ऑफ किंग, और किंग के सामने सजदा किया जाता है इस मज़हब में। और उसके जो बूट लिकर्स थे एक्सेप्टेड दिस रिलीजन विदाउट एनी डिले, उसके जो बूट लिकर्स थे यानी जो चापलूसियाँ करते थे महल में उसकी, उन्होंने बगैर किसी हेजिटेशन के इस मज़हब को कबूल भी कर लिया, ठीक है। और जिन लोगों ने इसकी हेल्प की थी ये मज़हब यानी आयद करने में, इन्फोर्स करने में, वो थे शेख मुबारक, अब्बुल अल फजल और फैज़ी, वो थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन प्रोमलगेशन ऑफ दिस रिलीजन। प्रोमलगेशन यानी आयत करना किसी मज़हब को, ठीक है। ये तो वो बातें हैं जो बुक में लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो दीन इलाही का हिस्सा थी, बट दैट इज़ नॉट मैंशन इन द बुक, बट आई वुड लाइक यू टू नो एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू दैट ही मेड अ लोड ऑफ चेंजेस, ठीक है, इन दिस रिलीजन। उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी उसकी वजह से। और 1582 में जब ये मज़हब आया, उसने क्या किया? मंदिर बनाने शुरू कर दिए। मंदिर कहता था कि ठीक है बना लें आप, मंदिर अलाउ कर दिए बनाने। ग्रीटिंग्स चेंज हो गई, यानी ऐसा अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम की जगह अल्लाह अकबर कहेंगे और वालेकुम सलाम की जगह क्या कहेंगे? जल्ला जलालू। और जल्ला जलालू कहने का मेन मकसद ये था कि जल्ला जलालू में जलालुद्दीन अकबर का नाम आता है, ठीक है। तो वो प्राउड में था कि ग्रीटिंग्स में मेरा नाम आना चाहिए, तो उसने जल्ला जलालू उसमें इंक्लूड कर दिया। और बादशाह जो था वो उसने कहा कि जो अल्लाह जो होता है उसका नायब होता है, यानी अल्लाह का एक नायब होता है, जो सेकंड इन कमांड बंदा होता है ना उसको नायब कहते हैं। यानी लेट सपोज कि एक घर में हेड है, ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी जगह जो डिसीजंस लेगा उसको नायब कहा जाता है। या किसी मुल्क में भी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह जो डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या कहा जाता है? नायब। तो उसने कहा कि अगर अल्लाह की जगह डिसीजन नाउज बिल्ला ताला डिसीजन लेंगे वो मैं लूँगा, मैं नायब हूँ अल्लाह का, उसने ये डिक्लेयर किया। लोग उसके सामने सजदे करते थे, दैट पीपल यूज्ड टू बाउ इन फ्रंट ऑफ द अकबर। और उसने ये कहा था कि संडे जो है वो एक सेक्रेड दिन कहा गया इंस्टेड ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे की जगह उसने क्या कहा? संडे जो है वो इसको ज़बरदस्त और सेक्रेड और एक होली किस्म का दिन कहा गया उसने। ओके, और फाइनली आपको पता है कि एक ऐसा बंदा भी आया था जिसने चैलेंज किया था अकबर को इस मज़हब के बारे में, और उसने बोला था कि आप मतलब ठीक नहीं कर रहे, और यानी ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे आप दीन इलाही जो आपने किया है। और उस बंदे का नाम था मुजद्दिद अली सानी। मुजद्दिद अली सानी वो बंदा था जिसने अकबर को चैलेंज किया था और इस दीन को ख़त्म कर दिया था अकबर की डेथ के फ़ौरन बाद, ठीक है। और उसने यानी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था इस दीन को, कि उसके बाद ये नहीं रहा था दीन। उसकी डेथ के बाद ये सिर्फ तभी था जब अकबर मौजूद था, सिर्फ तभी इस दीन को यानी कहा गया था कि ये दीन मौजूद है। लेकिन मुजद्दिद अली सानी का रोल बहुत ज़बरदस्त था और उन्होंने ये दीन ख़त्म कर दिया था।
Now the third point, that is the relationships with Hindus and Rajputs. रिलेशनशिप विद हिंदूज एंड राजपूत, क्योंकि अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसको पावर की बहुत ज़्यादा भूख थी और वो कहता था कि सिर्फ मैं ही पावर में रहूं और मेरे अलावा कोई भी बंदा पावर में ना रहे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ही ऑलवेज वांटेड टू मेक सच एन एम्पायर स्ट्रक्चर इन विच ऑल पावर शुड बी इन हिज हैंड। सो ही हैड दिस आइडिया दैट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट फेथ, इट वॉज नॉट राइट टू गिव प्रायोरिटी ओनली टू इस्लाम। उसने सोचा कि प्रायोरिटी सिर्फ इस्लाम को मिले या एक पर्टिकुलर रिलीजन को मिले, तो उसने कहा कि ये ठीक बात नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सब मज़हब इक्वल हैं और सब फेथ जो हैं, जितने भी मज़हब या डिफरेंट सेक्ट्स के लोग हैं, उन सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उस टाइम थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदुओं की थी, ठीक है। हिंदुओं की थी पॉपुलेशन उस टाइम, और उनमें राजपूत भी थे और वो बहुत एक्टिव पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे। राजपूत जो थे वो बहुत एक्टिव थे, उनकी पॉलिटिक्स बहुत शानदार थी, लोग बहुत ज़्यादा उनको मानते थे राजपूत को, और उनके मुगल्स और राजपूत के साथ बहुत ज़्यादा शानदार हो जाता था, मुगल और राजपूत के बहुत अमेजिंग किस्म के यानी ताल्लुकात बन जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने ही डिसमिस्ड लीव इट दैट हिंदू टेम्पल्स विच वर यूज टू गिव टैक्स, ठीक है। उसने क्या कहा कि टैक्स माफ़ कर दिया उन हिंदू टेम्पल्स पे। लीव इट का मतलब होता है टैक्स पे करना, और वो लीव इट करते थे यानी टैक्स पे करते थे। जो भी मंदिर थे उनको उसने मना कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जो है वो टैक्स देंगे, क्योंकि ये अल्लाह का ये यानी गॉड का घर है, तो इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए हिंदुओं को खुश करने के लिए। फिर उसने क्या किया, 1564 AD में उसने एक एडिक्ट किया, यानी एडिक्ट टू एबॉलिश, उसने एक फैसला किया कि तमाम जो जजिया है वो हिंदुओं से ना लिया जाए एंड उन्हें दिया जाए इक्वल राइट्स, सिविल इक्वल राइट्स एज पर द मुस्लिम्स, और उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए जाए जैसे मुसलमानों को दिए जाते हैं, ठीक है। हिंदू ने सोचना शुरू कर दिया कि अकबर तो उनका वेल विशर है और कितना ज़बरदस्त बादशाह है, तो इस तरह हिंदू जो थे वो क्या किया, उसने चालाकी से उनकी भी यानी साइड अपनी तरफ कर ली और उनको जो जजिया था वो माफ़ कर दिया। जजिया भी एक किस्म की एक वो कलेक्शन ऑफ टैक्स होती थी, यानी एक किस्म के पैसे लिए जाते थे, तो उसने कहा कि रहने दो, इन्हें मुसलमानों की तरह इक्वल राइट दिए जाएंगे। देन ही अपॉइंटेड राजा इंदौर on high post in financial matters and selected Birbal as one of his most intimate काउंसलर, ठीक है। उसने राजा जो था यहाँ का उसको बहुत ज़्यादा आला किस्म के, राजा जो तोदर माल था उसकी एक्सपर्टीज़ जो थी वो लेनी शुरू कर दी फाइनेंशियल मैटर्स में। उसको एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, उस पर हिंदुओं का राजा था ये बेसिकली, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ओहदे पे फाइज कर दिया, और उसकी जो थी सेलेक्ट कर लिया बिरबल को। बिरबल भी जो कि हिंदू था, अपने बहुत ही क्लोज इंटीमेट काउंसलर कहते हैं, बहुत ही क्लोज, जिससे कोई बात छुपी नहीं होती, एक एज अ क्लोज काउंसलर उसने उसको अपने साथ शामिल कर लिया। अकबर तो मुस्लिम था लेकिन हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उन्हें ज़बरदस्त किस्म के मशवरे देने लगा, ज़बरदस्त किस्म के पोजीशंस देने लगा और उनको अपने साथ शामिल कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट राजा एंड जयपुर बिहारी माल गेव हिज डॉटर जोधाबाई इन मैरिज ऑफ अकबर। जो जयपुर का राजा था बिहारी माल, उसने क्या किया कि अपनी बेटी को किसकी शादी में दे दिया, अकबर के साथ, अकबर की शादी में दे दिया किसको, जोधा अकबर। जोधा अकबर की भी हिस्ट्री में, काफ़ी हिस्ट्री में लिखी हुई है बातें। जोधा अकबर जो थी वो ये क्वीन थी और इसकी अकबर से शादी हुई थी, बड़ी सक्सेसफुल मैरिज थी अकबर के साथ। और अकबर ने क्या किया कि उसका जो यानी जो उसका फोस्टर सन था भगवान दास, यानी उसका जो ख़ानदानी जो एक बेटा था इस बादशाह के बाप का, बिहारी माल का, उसको क्या कर दिया, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मनसब दे दिया और अपॉइंट कर लिया उसको अपनी सल्तनत में, मिलिट्री में हाई पोजीशन पे, ठीक है। और उसके ग्रैंड सन मान सिंह को भी उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन दे दी, क्योंकि वो जो था वो इन्हें खुश कर रहा था बेसिकली। जलालुद्दीन अकबर क्या कर रहा था, इन्हें खुश कर रहा था ताकि उसकी जो सिंपथीज़ हैं, जो उनकी पावर है वो उसके साथ हो जाए, हिंदूज और राजपूत की, और इसकी जो सल्तनत है वो कंट्रोल हो जाए और सिर्फ वही एक बादशाह हो और किसी का राइट ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि फाइनली आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ राजा बिहारी माल की एफर्ट्स के बाद राजपूत जो थे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के
उन्होंने अलायंस बना लिया था अकबर के साथ। अलायंस का मतलब यानी यकजहती कर ली थी, मिल गए थे अकबर के साथ और इस्टेब्लिश किया था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिलेशनशिप उसके साथ, और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन उन्होंने करके उसकी सर्विसेज में अपने आप को पेश कर दिया था राजपूत ने। क्योंकि राजपूत ने जान लिया कि अकबर तो बड़ा हमारा भाई वेल विशर है, देखो ज़रा इसने बादशाह की बेटी से शादी भी कर ली है, इसके अलावा जो है इसने हमारे जो ये जो थे यहाँ पर जिनका नाम लिया गया भगवान दास को और मान सिंह को उसने हाई पोजीशन भी दे दी है, तो दैट मीन्स कि अकबर हमारा बहुत बड़ा वेल विशर है, राइट। तो उसने कहा कि ये कितनी ज़बरदस्ती बात है राजपूतों ने, तो उसने कहा ये तो अमेजिंग बादशाह है, हमें तो यही बादशाह चाहिए। तो फिर उसने उनके साथ अलायंस कर लिया और इन सब लोगों ने मिल के बादशाह को यानी अकबर के साथ मिल के एक बहुत अमेजिंग सी यकजहती बना ली और एक टीम बना ली और इसके साथ मिल गए। अब वो कहते हैं अकबर की सक्सेशन कब हुई थी। बेसिकली अकबर की डेथ हुई थी 1605 में एडी में, 26 अक्टूबर को वो मरा था। 63 ईयर्स उसकी एज थी। और उसके मरने के बाद जो उसका बेटा था जहांगीर, उसको उसका सक्सेसर बनाया गया था। यानी अभी वो मरने वाला था, इससे पहले ही उसको पता चल गया होगा कि वो मरने वाला है या जो भी था मसला, यानी राइट बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंटेड हिज सन प्रिंस जहांगीर। उसको प्रिंस सलीम भी कहा गया हिस्ट्री में, ठीक है, इसका नाम एज अ प्रिंस सलीम भी लिया गया है। उसको एज अ सक्सेसर उसने अपॉइंट किया था अपना, और बोला था कि ये मेरा सक्सेसर होगा, यानी ये मेरा जानशीन होगा, मेरे मरने के बाद ये प्रिंस बनेगा। तो जलालुद्दीन अकबर की हिस्ट्री यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, इसका टॉपिक। सो गो थ्रू द लेक्चर एंड आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर।